नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बीपीएससी टीआरई सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टीआरई 2 में जितने भी पेपर्स क्लास 6 to 8 के हुए थे, उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, हम उन क्वेश्चंस को एक वीडियो में लेकर के आए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इसमें कुछ 32 के अराउंड साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे टीआरई 3 के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज। ऑप्शन ए है फ्यूल, ऑप्शन बी है सोर्स ऑफ ड्यूटेरॉन, ऑप्शन सी है मॉडरेटर, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जहाँ पे यूरेनियम जैसे किसी भी फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, इसके आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनके अंदर फिशन रिएक्शन कराई जाती है। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, यूरेनियम स्प्लिट करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और जब स्प्लिटिंग होती है इस वक्त बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी से फिर स्टीम को बनाया जाता है। और वो जो स्टीम होती है वो टरबाइन रोटेट करती है, और टरबाइन रोटेट करने से, मूविंग टरबाइन से आप फिज़िकल जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो पुराना कन्वेंशनल तरीका है, जो फॉसिल फ्यूल से बिजली बनती है, उसमें यही होता है कि पानी को उबाला जाता है और भाप बनाई जाती है इतनी ज़्यादा कि उससे टरबाइन रोटेट हो, और उस प्रोसेस में जो ईंधन है वो कोयला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या है कि उसमें ईंधन जो हीट आ रही है वो फिशन से आ रही है, यूरेनियम के फिशन से आ रही है। ठीक है, यही प्रोसेस है। पहले तो आपको इसका फंडामेंटल पता होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब इसमें पूछ रहे हैं कि कैसे क्या इस्तेमाल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। इसमें तो यूरेनियम का इस्तेमाल हमने देख लिया, पर ये D2O जो है ये H2O से भारी होता है। मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये पानी है, हेवी वाटर है, लेकिन इसका आम नाम है हेवी वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि डी जो है या ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, हाइड्रोजन के जैसा ही है, बस इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, +1 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसकी वजह से ये हेवी है, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, +1 न्यूट्रॉन होता है। ये काफ़ी स्टेबल आइसोटोप है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? मॉडरेशन के लिए। जब बहुत ज़्यादा हीट बनती है, उस हीट को चैनलाइज करना पड़ता है, और उस प्रोसेस में मॉडरेटर के तौर पे D2O का इस्तेमाल किया जाता है। साधारण पानी H2O उस टाइम पे काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। उस हीट को कूल डाउन करने के लिए, उसको मॉडरेट करने के लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड की ज़रूरत होती है, D2O की ज़रूरत होती है, जो कि एक मॉडरेटर का काम करता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में ये फ्यूल नहीं है, फ्यूल तो यूरेनियम होता है। ठीक है, तो और ये बेसलेस क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ ड्यूटेरॉन्स नो, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, ये सारे आंसर्स बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, सारी जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप ध्यान से एनालिसिस को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। अगला प्रश्न है साथियों, लैक्टेल्स आर कंसर्न विथ। लैक्टेल्स का किससे कंसर्न है? ए है ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से, बी सेक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड, सी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एंड डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो लैक्टेल्स का जो रिश्ता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से है। ये लैक्टेल्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि लैक्टोज का रिश्ता मिल्क से होता है, तो आप कंफ्यूज कर जाएं, बट ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये लैक्टेल्स जो हैं ये विलाय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब विलाय क्या होती है, विलस क्या होता है, ये बता दूं कि अगर हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन देखें ना, तो उसकी जो लेयर है, अगर हम सतह देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का, अगर हम सरफेस देख लेते हैं, तो इस सरफेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे विलाइज हैं। ठीक है, कोई फ़र वाला टॉवल अगर आपके पास हो, अगर आपने इस्तेमाल किया हो, तो उसमें छोटे छोटे फ़र निकले होते हैं। इमेजिन करिए कि वैसा है आपका इंटेस्टीन का इनर वॉल। ठीक है, छोटी आंत का इनर वॉल, और उस आंत में जो रेशे हैं छोटे छोटे, वो ऐसे रेशे हैं। इन रेशों की भी अपनी एक एनाटमी है, एक अंदर का स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है ना कि मैं एक विलाय को लेके बताती हूँ। वो छोटे छोटे रेशे, तो उसमें से एक रेशा ये है, इस रेशे के अंदर इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें लैक्टेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अब ये पूरा का पूरा इंटेस्टाइन में ये फैला हुआ है, ऐसा ऐसा छोटा छोटा बना हुआ विलाय। एक विलाय को विलस कहते हैं। अब इस विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि
जो कि खाने में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती हैं, और हमारे खून में न्यूट्रिशन इसी तरीके से आता है। जब हमारे माता पिता कहते हैं ना कि न्यूट्रिशियस फूड खाओ ताकि न्यूट्रिएंट्स मिले आपके ब्लड में, तो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर विलाय के अंदर जो है ये ब्लड के कैपिलरीज ऐसे रन कर रही हैं। ठीक है, और इसी कैपिलरी के बीचों बीच यहाँ पे होता है लैक्टियल। लैक्टियल भी कह सकते हैं एक किस्म का ट्यूब्यूल ही है, एक ऑर्गन ही है जो कि फैट्स अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अब्जॉर्ब करता है। और आप कह सकते हैं कुछ ऐसे फैट्स जो विटामिन से मिले हुए हैं। तो पूरा का पूरा हमारा विलाय का जो नेटवर्क, ये जाल जो बिछा हुआ है पूरा का पूरा इंटेस्टाइन के ऊपर, ये एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे जो ये लैक्टियल्स हैं ये विलाय के अंदर होते हैं, एक ट्यूब्यूल्स जैसे होते हैं छोटी सी, और वो सारे के सारे फैट्स को, जो विटामिन से जुड़े हुए फैट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। बाकी न्यूट्रिएंट्स भी ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं, वैसे लैक्टियल्स स्पेसिफिकली फैट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। विलाइस आपको पता होना चाहिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि इंटेस्टाइन की अंदरूनी लाइनिंग पे होते हैं। ये एक लिम्फैटिक कैपिलरी है। लैक्टियल जो है ये क्या है, एक लिम्फैटिक कैपिलरी है, हर विलाय के सेंटर में होती है। अगली बार हो सकता है प्रश्न से उसने पूछ लिया जाए कि लैक्टियल्स क्या होते हैं, तो ये कैपिलरी है, लिम्फैटिक कैपिलरी, इससे लिम्फ जाता है। ठीक है, लिम्फ एक फ्लूइड है खून से अलग। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो इसको पता होगा इसके बारे में, अभी डिटेल में बताऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो के लिए। फिलहाल आपको लैक्टियल्स का मतलब बताना इंपॉर्टेंट था, वो कहाँ होती हैं। आई थिंक आई एम डन विद दैट। अगला प्रश्न साथियों, विच ब्रांच ऑफ बॉटनी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस। बॉटनी की वो कौन सी शाखा है जिसका फोटोसिंथेसिस से रिश्ता है। तो पहला है प्लांट टेक्सोनॉमी ऑप्शन, दूसरा है इकोलॉजी, तीसरा फिजियोलॉजी, चौथा डी मोर देन वन, एंड ई नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा सी सही। ठीक है, बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस हो चाहे रेस्पिरेशन हो या दूसरे बाकी फंक्शंस जैसे कि हार्मोन फंक्शन, प्लांट का न्यूट्रिशन, ये सब के सब जो है फिजियोलॉजी में आ जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी उनका न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन सब एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आएगा या ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। वैसे जो भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बीट प्लांट्स और एनिमल, उनकी इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, इसका सही जवाब है प्लांट फिजियोलॉजी। आई होप आई एम क्लियर। प्लांट टेक्सोनॉमी जो है ये डील करती है आइडेंटिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन से, नॉमेनक्लेचर से। जैसे कि कोई एक पौधा है तो उसका नाम क्या देना है, उसकी पत्तियां कैसी हैं, उसके ब्रांचेस कैसे, इससे उसको कैटेगराइज करना है कि क्या वो मॉस है, क्या वो फर्न है, क्या वो जिम्नोस्पर्म है, वो एंजियोस्पर्म है। ये प्लांट टेक्सोनॉमी का काम है। मान लीजिए कि पीपल का पेड़ है तो उसका साइंटिफिक नाम दिया गया है फाइकस रिलीजियोसा। ये नाम जो दिया गया है, ये नॉमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है, ये आता है टेक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, टेक्सोनॉमी में आप इंटरनल फंक्शनिंग नहीं पढ़ते फोटोसिंथेसिस जैसी, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी ऑप्शन देख लेते हैं। इकोलॉजी है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए सही जवाब है प्लांट फिजियोलॉजी। Next question friends, the study of inheritance from one generation to another is known as, very basic question, multiple times इसको अलग तरह से पूछा जा चुका है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है जेनेटिक्स, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा साइटोलॉजी, डी मोर एंड ई नन ऑफ द अबव। एक्सक्यूज मी। इसका उत्तर है जेनेटिक्स। ऑफ कोर्स जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तुमको पता है जीन जो है वो फंडामेंटल यूनिट है इनहेरिटेंस का, है ना। जीन के अंदर ही हमारे ट्रेट्स कोडेड होते हैं, जो भी हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम ट्रेट्स भी कहते हैं। हम कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होंगी, बाल कैसे होंगे, दिमाग कितना तेज़ होगा, कद कितना होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब जीन्स में कोडेड होता है। ठीक है, और ये जो जीन्स होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, ये हम सबको पता है। एम्ब्रियोनिक प्रोसेस के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म्स होते हैं और ओवम होता है, उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और ये आगे फिर प्रजनन के थ्रू अगली जनरेशन तक जाती है, इनहेरिट होती है। तो ये इस वाली पढ़ाई को जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जीन की पढ़ाई। उसके बाद दूसरा इसमें जो ऑप्शन दिया था माइक्रोबायोलॉजी, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई है। बायोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, इन सब की पढ़ाई को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसका रिश्ता जेनेटिक्स से नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी भी नहीं होगा क्योंकि साइटोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सेल।
जो भी आप एक सेल देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर सेल वॉल है, न्यूक्लियस है और फिर राइबोसोम्स हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, वैक्यूल्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वाला सेल पढ़ रहे हैं। सेल की पढ़ाई को साइटोलॉजी कहते हैं। ये भी गलत ऑप्शन है। तो आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दिए गए ऑप्शंस में से अगले वर्ष या अगले एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग अ क्लियर आइडिया अबाउट द ऑप्शंस ओवर हियर आल्सो। ठीक है, सही ऑप्शन था जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट। यहाँ बात हो रही है लेंटिल्स की, दालों की, ठीक है, जो हमारे दाल होते हैं, पल्सेस, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दाल समय समय पर अपनी खेती में लगानी चाहिए, ताकि नाइट्रोजन जो है वो वापस एनरिच हो जाए हमारे सॉइल के अंदर। ओके, तो कौन सा वो पिगमेंट है, वो तो जाता है, नाइट्रोजन फिक्स तो हो जाता है सॉइल के अंदर, वापस नाइट्रोजन रिचनेस आ जाती है पल्सेस लगाने से, लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाने से। लेकिन वो कौन से पिगमेंट्स की वजह से होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हैं एंथोसायनिन, लेग हेमोग्लोबिन, एंड सी फाइकोसायनिन, डी मोर, ई नन। तो देखिए, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लेग हेमोग्लोबिन। ये ऐसा पिगमेंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ये कैसे करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना सॉइल के अंदर, बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, उन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन सप्लाई करता है ये, और ऑक्सीजन सप्लाई करने से जो प्रोसेस है वो फास्टन हो जाती है। कह सकते हैं एक किस्म का फाइटोग्लोबिन है, मतलब एक ऐसा प्लांट प्रोटीन है जो कि आयरन रिच है। तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटीन जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। और आयरन जो है वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है। हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन के अंदर होता है, उसी की वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है जिन लोगों को, उनके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और उनके वाइटल ऑर्गन्स फंक्शन करने में दिक्कत करते हैं। उसी तरह प्लांट्स के फंक्शनिंग में, उनके नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग हेमोग्लोबिन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट के अंदर ये एक किस्म से एक प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन प्लांट के अंदर कितना ज़्यादा ऑक्सीजन मूव करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जब नाइट्रोजन फिक्सिंग को आपको फासन करना है तो ऑक्सीजन सप्लाई बहुत सारा होना चाहिए प्लांट्स के अंदर। किसी प्लांट को, जैसे कि कोई एक लेग्यूम है, मान लीजिए कि मसूर की दाल है, तो उसके सेल्स के अंदर उनका जो हीमोग्लोबिन है, कह सकते हैं, आप एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, लेग हीमोग्लोबिन उनका हीमोग्लोबिन है, मतलब उनके ब्लड के अंदर, ऑल द प्लांट्स डू नॉट हैव ब्लड, बट जो भी उनके अंदर जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लूइड का, उस फ्लूइड में ये लेग हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है और उसमें कितना ज़्यादा ऑक्सीजन एनरिचमेंट है, इस पर डिपेंड करेगा कि उनकी नाइट्रोजन फिक्सिंग की क्षमता कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है, ठीक है। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही कुछ होता है ना, आयरन मॉलिक्यूल होते हैं और वो अपने साथ साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, ऑक्सीजन के कैरियर्स होते हैं। तो कोई भी हेम पिगमेंट वाला जो रहेगा, हेम यानी कि आयरन, बायोलॉजी में इसको आयरन के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द को, तो वो आयरन जो कैरी करते हैं ऐसे वाले पिगमेंट्स, वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन को होल्ड करके ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट बॉडी के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन, लेग्यूमिनस से लेग आ गया, और हेमोग्लोबिन। आई होप आई कुड मेक थिंग्स क्लियर टू यू। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे ये क्वेश्चन। इसके अलावा एंथोसायनिन जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ना प्लांट के पत्तों को बचाता है हाई लाइट स्ट्रेस से, मतलब बहुत तेज़ रोशनी आ रही है तो एक्सेस लाइट जो होती है, विजिबल लाइट, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत तेज़ रोशनी नहीं पड़ने देता, इससे पत्ते अक्सर पीले हो जाते हैं, पक जाते हैं, सड़ सकते हैं। तो एंथोसायनिन का वो रोल है। यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग का रोल नहीं है। फिर फाइकोसाइनिन भी गलत ऑप्शन है, वो इसलिए क्योंकि ये एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका काम है क्लोरोफिल की ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना, चाहे कम लाइट हो तो भी। तो लो लाइट में भी क्लोरोफिल की ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाता है, दैट्स इट। फाइकोसाइनिन, you got the right answer. Next question friends, the enzyme which is mixed with food in our mouth, हमारे मुंह में ही जैसे खाना डालते हैं उस वक्त कौन सा एंजाइम खाने से मिक्स होता है,
ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी पेरोक्सिडेज, सी एमाइलेज। बहुत साधारण सा प्रश्न, सलाइवरी एमाइलेज होता है हमारी सलाइवा के साथ, उसमें अमाइलेज नाम का, एमाइलेज और डेक्स्ट्रिन, अमाइलोडेक्स्ट्रिन नाम के माफ करिएगा, दो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाने में मिक्स हो जाते हैं हमारे चबाने वक्त ही, और ये क्या करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर्स को, जैसे कि स्टार्च हो गया जिसको हम खाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है वहीं से इनटू सिंपल शुगर, जैसे कि माल्टोज एक्सेट्रा। ठीक है, सिंपल शुगर में तोड़ता है, दैट्स इट। और पेरोक्सिडेज का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता, पेप्सिन का इस्तेमाल होता है प्रोटीन डाइजेशन में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है। ठीक है, ये स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन, मुंह में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Al2O3.2SiO2.2H2O इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मोनेजाइट, दूसरा है चाइना क्ले, तीसरा है सैंड। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाइना क्ले। ये जो केमिकल फॉर्मूला है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड विथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये चाइना क्ले का फॉर्मूला होता है। और ये या तो आपको आ रहा होता या तो नहीं आता। इस क्वेश्चन को आप और किस तरह से ऐसे कर सकते थे कि मोनाजाइट जो है उसको आप एलिमिनेट करते, क्योंकि मोनाजाइट जो है फॉस्फेट मिनरल है, तो यहाँ पे सिलिकेट ग्रुप दिख रहा है आपको, फॉस्फेट नहीं दिख रहा। ठीक है, पहली चीज़ तो क्योंकि मोनाजाइट फॉस्फेट मिनरल है, अगर आपको आइडिया होता तो आप इसको काट लेते। उसके बाद सैंड जो होता है उसका फॉर्मूला SiO2 होता है, ठीक है, सिलिकेट। तो फॉस्फेट और सिलिकेट ये हट गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये भी सिलिकेट ही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट है नहीं, चाइना क्ले Al2O3.2SiO2.2H2O, ये है चाइना क्ले का फॉर्मूला। ठीक है, तो सैंड और मोनाजाइट नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों सिलिकेट और फॉस्फेट हैं, और चाइना क्ले करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एन एनिमल दैट चीफली ईट्स मीट, वो जानवर जो कि मेजरली चीफली मीट ही खाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ऑम्निवोर, बी है कार्निवोर, सी है हर्बीवोर। तो सबको पता होगा कि कार्निवोर उनको कहते हैं जो मुख्यतः जो है वो मीट खाते हैं। हर्बीवोर जो होंगे वो घास फूस खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, हरी पत्तियाँ खाते हैं। और ऑम्निवोर दोनों ही चीज़ें खाते हैं, तो बैलेंस ऑफ बोथ। बट यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, चीफली ईट्स मीट, ज़्यादातर मीट ही खाता है वो, तो इसमें आपका सही जवाब हो गया कार्निवोर। ठीक है, बाकी के हमने एक क्वेश्चन पेपर का प्रश्न कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का शुरू करते हैं। एम्फीबियंस, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा फ्रेंड्स। एम्फीबियंस रिस्पायर थ्रू ए लंग्स, बी स्किन, सी गिल्स। तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, कभी वो पानी के अंदर होंगे, कभी वो धरती पे होंगे। एग्जाम्पल फ्रॉग, टर्टल। ठीक है, ये तो पता है। अब देखिए ये ऑप्शन इसका सही होगा डी, क्योंकि जो एम्फीबियंस हैं वो इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, लंग्स का भी, स्किन का भी और गिल्स का भी। ऐसे कैसे, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। फ्रॉग का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, कि एम्फीबियन है, इसका जो यंग फॉर्म होता है, जब ये एक न्यू फ्रॉग डेवलप होना शुरू होता है, तो इसके छोटे वाले फॉर्म को, इसके इनिशियल फॉर्म को टैडपोल कहते हैं। और टैडपोल जो होता है वो लार्वा होता है, इसका लार्वल फॉर्म होता है जिसको टैडपोल कहते हैं। फिर बाद में वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू फ्रॉग बनता है। तो जो टैडपोल है वो पानी में रहता है, पूरी तरह पानी में रहता है। ठीक है, ऐसे छोटे 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 टैडपोल्स होते हैं और वो मूव करते रहेंगे, और बिल्कुल मछली की तरह उनके अंदर गिल्स होती हैं और वो गिल्स के थ्रू ही रिस्पायर करते हैं टैडपोल्स। इस तरह के कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब देखे होंगे आपने, पानी के बॉडी में ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत कॉमन है देखना इनको, अगर आपका थोड़ा भी रहना हुआ है उन इलाकों में जहाँ पे जब पानी इकट्ठा होता है तो टैडपोल्स जो है अपने लार्वल स्टेज में वो गिल्स के थ्रू वो रिस्पायर करते हैं। पर जैसे ही वो मेटामॉर्फोसिस हो जाती है उनके अंदर और वो बन जाते हैं फ्रॉग्स या एडल्ट बन जाते हैं, उस वक्त फिर उनके अंदर प्रिमिटिव लंग डेवलप होती है। ऐसी लंग नहीं जो कि बर्ड्स, मैमल्स या रेप्टाइल्स उनके अंदर है, रेप्टाइल्स के अंदर है, पर हो जाती है थोड़ी थोड़ी लंग्स जैसी होती है, नॉट दैट फुली डेवलप्ड लंग, बट लंग्स होते हैं जो कि इनको लैंड पर ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। तो पानी के अंदर गिल्स के थ्रू, पानी के बाहर लंग्स के थ्रू, और तो और सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के थ्रू भी ये लोग रिस्पायर करते हैं।
सबक्यूटेनियस कहते हैं जब भी आप स्किन से रेस्पिरेशन कर रहे हो, स्किन से कुछ काम हो रहा है तो। अब स्किन से कैसे होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। एयर डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूजन आपको पता होगा, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर टॉक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन कमी होगी एज कम्पेयर टू दैट अराउंड देम, तो उनकी त्वचा जो है एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जिससे हवा डिफ्यूज़ होकर के अंदर आती है और उसके थ्रू ऑक्सीजन आता है। तो इनके स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, लंग्स और गिल्स दोनों के थ्रू। इन तीनों चीज़ों के थ्रू रेस्पिरेशन करने की वजह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, द बेस ऑफ ग्लेशियर मेल्ट्स बट नॉट इट्स टॉप। कोई भी ग्लेशियर को अगर आप देखेंगे तो उसका जो बेस है वहाँ से पानी निकलना शुरू होगा, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ से नहीं होती है। कारण क्या है? ऑप्शन ए है द बेस ऑफ द ग्लेशियर रिमेन्स वार्म इन वार्म सराउंडिंग, के बेस जो है वो गर्म सराउंडिंग्स के अंदर है। सेकेंड ऑप्शन है कि इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन द आइज एट द बेस ऑफ द ग्लेशियर, के नीचे जो है यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। तीसरा कारण है प्रेशर एट द बेस इज हाई टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, बेस के जहाँ पे बेस है वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इन सभी ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रेंड्स। अगर आप बड़ा सा ग्लेशियर देख रहे हैं, इस ग्लेशियर में ऑफकोर्स नीचे की जगह जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इस जगह पे प्रेशर आप देखिए, प्रेशर क्यों आता है? वेट की वजह से आता है। अगर मैं इस जगह का प्रेशर नापती हूँ तो वो प्रेशर इस छोटे से हिस्से की वजह से है, इस जगह का प्रेशर इस हिस्से की वजह से, लेकिन इस जगह पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो इस पूरे बड़े हिस्से की वजह से है। हायर द प्रेशर डाउन देयर मीन्स लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जल्दी ही पिघल जाएगा, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हाई प्रेशर कंडीशंस में टेम्परेचर्स जल्दी अचीव हो जाते हैं। प्रेशर कुकर का ही देख लीजिए, हम हाई प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं ताकि जल्दी कुकिंग हो जाए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाए। वैसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट को भी कम करने में मदद करता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो बड़े ग्लेशियर्स का वज़न जो है, सबसे ज़्यादा भार जो है, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है नीचे की तरफ आ रहा है, भार की वजह से, प्रेशर की वजह से जो ऊपर दबाव पड़ रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाती है और जल्दी पिघलने लगता है, ठीक है। कह सकते हो टेम्परेचर को ट्रिगर कर रहा है जल्दी जल्दी रीच होने में यहाँ पे। दैट्स इट। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मूविंग अहेड, और ये सारे गलत हैं। ऐसा नहीं, ग्लेशियर तो सेम सिमिलर सराउंडिंग में है ना, चाहे उसका टॉप हो चाहे बॉटम हो, सब सिमिलर सराउंडिंग है। और इम्प्योरिटीज़ नीचे प्रेजेंट होना ऐसा भी कोई कारण नहीं होता, इसकी वजह से कुछ भी नहीं होता है कि वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच एक्चुअली फॉर्म्स अ फ्रूट। प्लांट का वो, फ्लावर का वो पौधा जो कि फ्रूट बनाता है, उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न कहता है। प्रश्न में ऑप्शंस दिए हैं, ए कार्पेल, बी कोरोला, सी स्टामेन, डी मोर देन वन एंड ई नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कार्पेल, ठीक है। पहले मैं ये बता दूं ऑप्शन, ऐसा क्यों कि आप लोगों ने अपने बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड के अंदर, जहाँ हमको प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये एक प्लांट का, माफ़ करिएगा थोड़ी सी ड्राइंग गंदी है, अगर मैं प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे, ये जो है इसको कहते हैं कार्पेल। यहाँ पे होती है प्लांट की, फ्लावर की, सॉरी, ये फ्लावर की ओवरी है, ठीक है, ये फ्लावर की ओवरी है, ये है स्टाइल, ये वाला एरिया, इसको स्टाइल कहते हैं, और ये वाला है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन करके कहा जाता है कार्पेल, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी ऑफ फ्लावर है, किसी भी फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वैसे ही फ्लावर के आजू बाजू यहाँ पर ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऐसे छोटे छोटे। यहाँ पे टॉप पे होता है, इसे कहते हैं एंथर, इसी में पॉलेंस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये है उसका फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। इसको टुगेदर हम कहते हैं स्टैमेन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं कार्पेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाती हैं,
जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था, ये छोटी सी मैंने प्लांट की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाई थी ना, तो ये ओवरी बनाई थी और ये एंथर बनाया था और ये स्टिग्मा। यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है निकल कर यहाँ जाते हैं और फिर ओवरीज के अंदर जा कर के उसको फर्टिलाइज करते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर यही ओवरी जो है ये फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, यही फ्रूट बन जाएगी। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया मैंने। फाइन, पॉलन ग्रेन्स इसी में है, इनका ट्रांसफ़र होगा अलग अलग मीडियम से, एंथर से स्टिग्मा पर। ये है मेल और ये है फीमेल। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और कोरोला जो है ये कलरफुल पार्ट होता है, जो पेटल्स होते हैं उसको कोरोला कहते हैं। ठीक है, और स्टैमेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये नहीं बनता है, फ्रूट ओवरी बनती है। ओवरी इटसेल्फ टर्न्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही एक मेल पॉलन ग्रेन आकर के एक मेल सेल आकर एक मेल सेल फर्टिलाइज कर देता है उसके ओवरी के अंदर फीमेल सेल को, तो वहाँ पर फ्रूट बन जाता है। और ये कैरपल का पार्ट है ओवरी। इन दोनों ऑप्शंस को आप काट सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे और आंसर सही होता है। अगला प्रश्न साथियों, द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू कन्वर्ट ऑप्शन ए प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड्स, स्टार्च इंटू माल्टोज, फैट इंटू विटामिन्स, डी मोर ई नन। तो सलाइवा का क्या काम है? ऊपर एक और प्रश्न से रिलेटेड हमने देखा है, स्टार्च को माल्टोस में तोड़ना। ठीक है, ये माल्टोस और डेक्स्ट्रिन एक और होता है, सिंपल शुगर्स के नाम है ये। माल्टोस और डेक्स्ट्रिन ये सारे सिंपल शुगर्स हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम जैसे कि जो भी स्टार्ची फूड खा रहे हैं, बी इट राइस, पोटैटोज एक्सेट्रा, उनमें हमको कॉम्प्लेक्स शुगर मिलता है। उस शुगर को सलाइवा जो है वो तोड़ देती है सिंपल शुगर्स में, माल्टोस जैसे। और जो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूट रहे हैं ये काम सलाइवा का नहीं है, ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम करते हैं। ठीक है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, इनका डाइजेशन जो है वो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया फैट को विटामिन में तोड़ना, तो फैट्स को फैटी एसिड्स में तोड़ते हैं लाइपेस। ठीक है, वो सलाइवा नहीं करता, लाइपेस करता है। इन एंजाइम्स के नाम आपको पता होने चाहिए। सो यहाँ पे सही ऑप्शन था स्टार्च इंटू माल्टोस। सलाइवा स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है। स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स शुगर, माल्टोस इज सिंपल शुगर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट पम्प्स ओनली इम्प्योर ब्लड इन केस ऑफ, इनमें से किसके केस में हार्ट जो है सिर्फ इम्प्योर ब्लड को पंप करता है? ऑप्शन ए है शार्क, बी है वेल, सी है लिज़ार्ड, डी है मोर देन वन, ई है नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है फ्रेंड्स इसका शार्क। शार्क के अंदर क्या होता है ना कि 2 चेम्बर का हार्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए हार्ट है, एक एट्रियम हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया। अब हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या है कि हार्ट जो है वो प्योरीफाइड ब्लड भी पंप करती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों पंप करती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो हमारे केसेस में हार्ट जो है लंग्स तक भेजती है, फिर लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होकर के दूसरे चेम्बर्स में आता है और वहाँ से फिर बॉडी को जाता है। लेकिन शार्क्स के अंदर क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन माइनस ब्लड, मान लीजिए ब्लड आ रहा है तो ये ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो वाला ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ से पार करके ये जाएगा गिल्स तक, और गिल्स क्या करेंगी, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगी क्योंकि वही उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो हार्ट से मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, मान लीजिए हार्ट है, यहाँ पे आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से पंप करके ये जाएगा गिल्स तक, और गिल्स से ऑक्सीजनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे +O2 हो गया, ऑक्सीजन आ गया, और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होगा ऑर्गन्स तक, जितने भी टिश्यूज़ हैं शार्क की बॉडी में वहाँ जाएगा। तो ये -O2 वाला ब्लड आया, मतलब खून के बगैर वाला ब्लड आया, ये कहाँ गया, हार्ट पे गया। तो हार्ट ने क्या किया, इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, दैट्स इट, और कुछ ऐसा टॉक्सिसिटी नहीं है इसमें, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से उसको इम्प्योर ब्लड कहा जा रहा है, दैट्स इट। और फिर वहाँ से फिर ये गिल्स में गया, गिल्स ने क्या किया, इसको ऑक्सीजनेट किया रेस्पिरेशन के थ्रू, बाहर से हवा से पानी से ऑक्सीजन छान करके खून में मिलाया और वो दूसरे ऑर्गन्स को भेज दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 चेम्बर का हार्ट होता है और सिर्फ इम्प्योर ब्लड पंप करती है शार्क के केस के अंदर, बाकी सब में नहीं ऐसा होता। अगला प्रश्न है कि इफ़ जूल इज़ कुलम्ब, अगर जूल कुलम्ब है, सॉरी इफ़ जे इज़ जूल, अगर जे से हम जूल को डिनोमिनेट करते हैं और सी कुलम्ब के लिए, ए इज़ एम्पियर, देन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए है जूल पर कुलम्ब,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम्ब। ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है जूल पर एम्पियर पर सेकेंड, डी मोर ई नन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो वोल्ट जो है वो कुछ नहीं, जूल पर कूलम्ब ही है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और कह सकते हैं जूल जो है वो वर्क डन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ वन कूलम्ब। मतलब एक कूलम्ब के चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने में कितना काम करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो कितना वर्क डन है, एक जूल कितना कितना काम करना पड़ा है एक यूनिट चार्ज को मूव करने में। ठीक है, तो जूल पर कूलम्ब जो है ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट। और इसके लिए एक टर्म वोल्ट भी है, इसको वोल्ट भी कह सकते हैं। इसलिए दोनों ही टर्म्स करेक्ट है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। जूल पर कूलम्ब भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका डिमेंशन हो गया, और वोल्ट ऐसा यूनिट हो गया, तो ऐसा यूनिट को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपलर टर्म्स में। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटीरियल नहीं है? ऑप्शन ए है वुड, बी कॉटन, सी एल्यूमिनियम फॉयल, डी मोर ई नन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने से पता चल रहा है। देखिए, जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो बायोडिग्रेड हो जाती हैं। थोड़ा केमिकल्स जो होते हैं मुश्किल होते हैं डिग्रेड होना, डिपेंड करता है कौन से वाले हैं। तो यहाँ पे वुड देखिए, ये डिग्रेड हो जाएगी, इसको थोड़ा समय लगता है पर हो जाती है डिग्रेड, वुड। ठीक है, उसके बाद कॉटन, ये भी डिग्रेड हो जाती है। कॉटन सबसे जल्दी डिग्रेड हो जाने वालों में से है, मतलब ये मंथ्स के अंदर, हफ्तों और महीनों में डिग्रेड हो जाने वाली, 5 महीनों के अंदर, 2 हफ्तों से 5 महीनों में अगर आप इसको डिग्रेड करने के लिए छोड़ दें पानी और बाकी कंडीशंस के साथ तो। और वुड भी कुछ सालों में डिग्रेड हो सकती है, लेकिन एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है इसको थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड एट। इंसान की आंखों में ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है? ऑप्शन ए कहता है रेटिना, ऑप्शन बी कहता है प्यूपिल, सी आइरिस, एंड डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो देखिए, आपने ये क्लास 10th के बायोलॉजी में पढ़ी होगी, रेटिना ये पर्दा है आँखों का, यही पर इमेज बनती है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आँखें हैं, फ्रंट व्यू दे रही हूँ मैं आँखों का, और ये काली काली सी पुतलियाँ दिखती हैं ना हमें, जिसको हम कहते हैं, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं हमारी आँखें काली हैं, नीली हैं, भूरी हैं, कैसी भी हैं। तो ये जो हो गया, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये है आइरिस। ठीक है, और जो वाइट वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं स्क्लेरा, और ये जो बीच में रहता है ना, ये डार्क ब्लैक दिखता है। ये अगर ब्राउन है, मोस्टली लोगों का डार्क ब्राउन होता है, ये ब्लैक या डार्क ब्राउन। और ये जो एरिया है ये अपर्चर है, ये एक होल है अपर्चर, ये कोई यहाँ पे कुछ होता नहीं है, खाली होल होता है। यहीं से रोशनी जो है वो अंदर जाती है हमारे आँखों के, और वो रोशनी फिर पड़ती है पर्दे पर, पीछे हमारे आँखों के पर्दा है, और उसको हम कहते हैं रेटिना, जिस पे रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं। कोन सेल से कलर आता है, रॉड सेल से शेप आती है। ये से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ चुकी है बीपीएससी के। रेटिना पे कौन से सेल्स होते हैं? रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, जो कि हम चीज़ों का रंग दिखता है ना, लाल चीज़ें लाल दिखती हैं, हरी हरी दिखती हैं, और शेप पर चलता है रॉड सेल्स की वजह से। तो रेटिना के ऊपर वो सेल्स होते हैं, और रेटिना वो पर्दा है माफ़ कीजिएगा, जिस पे ये इमेज बन रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब रोशनी पड़ती है आँखों पे, तो ये आइरिस जो है ये एडजस्ट करता है अब प्यूपिल्स के साइज़ को। ये जो मैंने अपर्चर बताया, ये अपर्चर कुछ नहीं है बल्कि ये प्यूपिल है। तो यहाँ जो ऑप्शन में प्यूपिल दिया हुआ है, ये एक अपर्चर है जिसके अंदर लाइट एंटर करेगी, और वो लाइट एंटर करने के लिए आइरिस एडजस्ट होता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। जब छोटा उसे कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, जब आप बहुत तेज़ रोशनी में जाते हैं तो आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो चाहता है कम से कम रोशनी अंदर जाए और रेटिना को उससे डैमेज ना हो। ठीक है, और कभी होता है डायलेशन, जब हम रोशनी की कमी में रहते हैं, अंधेरे कमरे में रहते हैं, तो आँखों को देखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैक्सिमम लाइट अंदर घुसे। इस वजह से आइरिस क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है और चाहता है कि ये जो प्यूपिल है ये बड़ा से बड़ा हो, ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर जा सके। तो इस प्रोसेस से हमारे आँखों के अंदर लाइट रेगुलेट होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन से। और ये जो डायलेशन हो रही है आइरिस के मसल्स कर रहे हैं,
और प्यूपिल वो अपर्चर है, वो होल है जिससे कि लाइट अंदर आ रही है, कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में, डिपेंड करता है आप किस वाले एनवायरनमेंट में, तेज़ रोशनी में कि कम रोशनी में, ठीक है। और रेटिना वो पर्दा है जहाँ पर इमेज बन रही है, ये रोशनी अंदर जा कर के रेटिना पे पड़ती है। एक साइड व्यू बनाओ तो कुछ इस तरह का होता है। इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, यहाँ पे रेटिना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्यूपिल, ये आइरिस। क्लियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट फ्रेंड्स। मूविंग अहेड। ऑन अ रेनी डे, ऑप्शन ए, a dry and wet bulb thermometer shows identical readings. Option B, dry bulb thermometer shows lower reading than the wet bulb thermometer. Option C, dry bulb thermometer shows higher reading than wet thermometer. तो अगर आपने ड्राई और वेट थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो ये क्या होता है ना, हमारे नॉर्मल थर्मोमीटर्स हैं। अब एक थर्मोमीटर के ऊपर जो उसकी जो बल्ब होती है, ये थर्मोमीटर मान लीजिए है, ओ गॉड पैथेटिक। तो ये जो बल्ब है यहाँ पे स्टील मेटल सा दिखता है ना, इसके ऊपर अगर आप कॉटन स्वॉब लगा देते गीला करके तो वेट बल्ब थर्मोमीटर बन गया, ठीक है। और वैसा ही सेम थर्मोमीटर आप रखिए जिस पे आप कुछ मत लगाइए, वैसे ही नॉर्मल उसको छोड़ दीजिए। इन दोनों की रीडिंग्स किसी भी एटमॉस्फेयर में आप लेते हैं तो इन दोनों की रीडिंग्स के डिफरेंस से, ठीक है, कि रीडिंग्स कितनी आ रही हैं, इसके डिफरेंस से ह्यूमिडिटी का अनुमान लगाया जा सकता है। वेट बल्ब और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से डिफरेंस से कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? कहते हैं कि जितना ज़्यादा डिफरेंस हो उतना कम जो है मतलब मॉइस्चर है हवा में। अगर वेट बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर की रीडिंग बहुत कम है, अगर इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो मतलब बहुत ड्राई है एयर। सो द बिगर द डिफरेंस बिटवीन द टू, द ड्रायर द एयर। ये आप कहीं लिख लीजिए या याद कर लीजिए अगर समझने में दिक्कत हो रहा है। बिगर द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग ऑफ वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर, द ड्रायर द एयर इज। हवा उतनी ही खुश्क है। ऐसा क्यों होता है? ये जो वेट बल्ब थर्मामीटर है ना, जब हम इसको रोटेट करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, इसको रोटेट करके चेक किया जाता है जब रीडिंग ली जाती है, तो ये गीला पानी जो है, ये जो गीला स्वॉब है, जल्दी जल्दी अपना सारा का सारा ये कूल हो जाता है और अपना मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ करता है आसपास के एनवायरनमेंट में। ये प्रोसेस फास्ट तब होगा जब आसपास का एनवायरनमेंट खुश्क होगा, तो ये जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठंडक का एहसास होगा। और ये वाला जो है, यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ तो है नहीं। अब क्योंकि ये बल्ब लगा हुआ है नहीं तो इसकी रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो टेम्परेचर होगा वही ये रिकॉर्ड करने वाला है। जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो ये जो वेट बल्ब है ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास की खुश्क हवा को ये मॉइस्ट करने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, या ऑस्मोसिस कह सकते हैं तरल के केस में, बल्कि ये क्योंकि ये वेपर के फॉर्म में मूव करता है, लिक्विड नहीं मूव करता, तो यहाँ डिफ्यूजन ही कहलाएगा। तो एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में जाना चाहती है अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो। इस वजह से जो वेट बल्ब है वो बहुत जल्दी कूल होने लगता है। लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो रहता है। जब इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो रहता है तो बल्ब बहुत जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा कूल नहीं होती है, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए रेनी डे की बात कर रहे हैं, और रेनी डे होने के लिए क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 to 99% रहती है, तो बारिश हो जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 100% ही ह्यूमिडिटी हो, हमारे मॉइस्चर आसपास जो मॉइस्चर हो पूरा 100% हो तो ही बारिश हो। कई बार बारिश तब भी हो जाती है जब 100% से नीचे भी ह्यूमिडिटी रहती है, क्योंकि ये दोनों केसेस प्रेजेंट हैं रेनी डे होने के लिए। तो ऐसा मान लीजिए कि जिस दिन 100% होगा उस दिन तो वेट बल्ब और ड्राई बल्ब की रीडिंग बराबर होगी, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 100% ह्यूमिडिटी की वाले दिन अगर हुआ है बारिश तो वेट बल्ब की रीडिंग विल बी इक्वल टू ड्राई बल्ब की रीडिंग। और अगर बारिश मान लीजिए ऐसा भी होता है 90% भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो भी बारिश हो जाती है, उस टाइम पे जो ड्राई बल्ब है उसकी रीडिंग ज़्यादा होगी और वेट बल्ब की रीडिंग कम होगी। थोड़ी सी ज़्यादा होती है, डिफरेंस कम होता है। स्टिल दिस वेदर कैन बी रेनी। तो क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के अंदर बारिश हो सकती है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं। एक ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, द ड्राई एंड द वेट बल्ब थर्मोमीटर शोज आइडेंटिकल रीडिंग। ये 100% ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के केस में हो जाएगा, ठीक है। अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ये हो जाएगा। उसके बाद है
द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर शोज हायर रीडिंग देन द वेट बल्ब, ये भी हो जाएगा बिकॉज टू ऑप्शन ओवर हियर आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे डी सही है यहाँ पे। आई होप आई वॉज क्लियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुश्किल था ये टॉपिक समझने के लिए, बट अगर समझ में आ गया होगा तो आप आगे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कंसिडर्ड एज एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट, इनमें से किन्हें एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट समझा जाता है। ए ऑप्शन है आर्गन, बी है ऑक्सीजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी मोर इन नन। तो देखिए आर्गन जो है वो एक न्यूट्रल एक इनर्ट गैस है, ठीक है, ये बहुत स्टेबल गैस है, इनर्ट है क्योंकि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बहुत इनएक्टिव है। इस वजह से इसका ना इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्टिव गैस के तौर पे, एयर पोल्यूशन को कट करने के लिए, टू कट एयर पोल्यूशन। अगर मान लीजिए बहुत एयर पोल्यूशन हो रहा है तो इसको फिर इन्फ्यूज़ करते हैं हवा के अंदर ताकि कम हो एयर पोल्यूशन, इनर्ट गैस है तो ये नहीं हो सकता। पोल्यूटेंट कैसे होगा? ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो हम सांसें लेते हैं, इसकी तो कमी हो रही है एनवायरनमेंट जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता। सही ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन से आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन सब की एमिशन से। जब भी ईंधन जलता है, फॉसिल फ्यूल जलता है, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स में ये भी निकलता है, इसका एमिशन भी होता है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से होता है, ठीक है। इससे प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को, फिशेस को, सबको डैमेज हो रहा है, इनकी ग्रोथ में रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, इलनेस हो रही है, हार्ट डिजीजेज हो रहे हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज इज नोन एज, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है? ऑप्शन ए है रिडक्शन, बी है ऑक्सीडेशन, सी है रिडॉक्स रिएक्शन, डी मोर इनन। तो देखिए थोड़ा बेसिक है, अगर आपने केमिकल रिएक्शंस ठीक से पढ़ी होंगी तो ये आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना केमिकल रिएक्शन के अंदर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं रिडक्शन, ओके, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को। और जब रिडक्शन रिएक्शन होती है तो उस सिचुएशन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने से ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये है रिडक्शन रिएक्शन। इसी का ऑपोजिट हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स आप दे रहे हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट है वो डोनेट कर रहा है या लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपेयर्ड विद दिस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के केस में इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, थोड़ा नाम भी आप समझ, ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरह से आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके आसानी से याद करने की कोशिश कर सकते हैं। सही जवाब है रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन नंबर घटता जो है वो रिडक्शन के केस में घटता है जब इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं, जब गेन हो रहा है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तभी घटती है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? ऑप्शन है गामा रेज, ऑप्शन बी है अल्फा रेज, सी एक्स रेज, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बी अल्फा रेज। देखिए हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने रेज देखी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पार्ट 1 टू क्लास 1 to 5 के लिए जो एग्जाम हुआ था टीआरई सेकंड का, उसमें भी क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन रहा है, तो इसी गेम नहीं खेलना, आपको ये याद कर लेना है उसके अंदर कौन कौन से रेज आते हैं, किसकी क्या वेवलेंथ है, किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन ज़्यादा कौन कम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हो गए। ऑप्शंस में क्या है, गामा रेज, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गए। सेकेंड अल्फा रेज, वो यहाँ नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हुए। फिर थर्ड ऑप्शन है एक्स रेज, वो भी यहाँ पाए गए, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गए। और ये मैंने इनको अरेंज किया हुआ है यहाँ से, ये रेडियो वेव जो इनका वेवलेंथ हाईएस्ट है और गामा वेव जो है इनका लोएस्ट वेवलेंथ है, इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ। और ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से घटते क्रम में इनका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है गामा रेज का। आप एक बार इस टॉपिक को देख लीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब अल्फा रेज है, क्योंकि ये जो है ये पर्टिकुलेट रेज है। रेज दो तरह रेडिएशन जो होती हैं, दो बेसिक रेडिएशन होती हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलेट रेडिएशन होती हैं, अगर थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डाल दूँ ताकि आगे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लें। एक रेडिएशन होती है पर्टिकुलेट किस्म की और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनमें फ़र्क क्या होता है?
पर्टिकुलेट रेडिएशंस में जो अल्फ़ा रेडिएशंस हो गई या बीटा रेडिएशंस हो गई वो आ जाती हैं। इनका एक मास होता है, एक वज़न होता है पार्टिकल का, इनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और इनकी पेनिट्रेशन क्षमता कम होती है, ठीक है। और वहीं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये मासलेस होती है, इनका कोई वजन नहीं होता, इनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता और इनकी पेनिट्रेशन क्षमता बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इससे पे बेस्ड आप काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इस टॉपिक को। यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है। सही जवाब है अल्फा रेज, जो कि पर्टिकुलेट रेज है, ठीक है। दे बेयर अ पॉजिटिव चार्ज एंड दैट्स इट। उसके बाद इनका एक मास भी होता है, इनकी पेनिट्रेशन क्षमता कम होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 43rd है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो nth मतलब कोई भी n नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट है उसका रेडियस। तो ये अगर हाइड्रोजन एटम है तो मान लीजिए ये nth स्टेशनरी ऑर्बिट, इसकी बात कर रहे हैं, ये nth ऑर्बिट है, तो इसका रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्या है। ए ऑप्शन है 1/n², बी है 1/n, सी है 1n² और डी मोर इन एन। तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है n²। ये ना बोर्स जो थ्योरी दी हुई है बोर की, उस थ्योरी के बेसिस पे निकल के आए, जो फॉर्मूला दिया हुआ था उन्होंने रेडियस के लिए। बोर्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है r=n² h² अपॉन 4πm/k²। अब हमको सिर्फ रिश्ता यहाँ पे रखना है n से, विच इज़ द नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। कौन से नंबर की स्टेशनरी ऑर्बिट है वो n है, तो हम इस पे ध्यान देते हैं। बाकी को मान लीजिए एक कांस्टेंट बोल देते हैं k। इस सिचुएशन में क्या होगा, r विल बी इक्वल टू n² k, या फिर आप कह सकते हैं r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², है ना। तो r जो है, जो रेडियस होगा किसी भी n स्टेशनरी ऑर्बिट का, वो n² से, कौन से नंबर का वो ऑर्बिट है उसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी स्टेप्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड कितने स्टेप्स में रिलीज होती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, बी है 6 और सी है 3, डी मोर ई नन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 3 स्टेप्स में रिलीज होती है। कैसे, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उस समय पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, 3 का कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये जब कन्वर्जन हो रहा है इस प्रोसेस में एक CO2 माइनस हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, एक स्टेप में यहाँ हुआ। उसके बाद क्रेब्स साइकिल आ जाती है। क्रेब्स साइकिल के अंदर, उसको अभी ड्रॉ करके बता पाना थोड़ा तो मुश्किल होगा मेरे लिए, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर निकलती है, तब जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, ठीक है, पायरुवेट से, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के अंदर बात हो रही है, सेकेंड स्टेप है उसमें, क्रेब्स साइकिल में। उसके बाद ये एक निकला सेकेंड वाला, फिर एक बार और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो पायरुवेट, माफ़ करिएगा, ये जो पहला वाला स्टेप बताया मैंने, जब पायरुवेट बन रहा था उस वक्त ही एसिटाइल कोएंजाइम निकलता है। ये जो सेकंड स्टेप है, ये यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनते वक्त सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता। थोड़ा सा मैंने नाम में गलती कर दी, इट वाज जस्ट अ मिसप्रोनाउंसिएशन। तो 2 स्टेप्स जो है सेकंड और थर्ड वाला, जब दूसरा और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, वो क्रेब्स साइकिल के अंदर ही निकल रहा है। तो तीसरी बार अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के फॉर्मेशन के टाइम पे निकलता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। और थर्ड टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है, जब सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही हो, सक्सिनिक एसिड की। क्रेब्स साइकिल एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 12th तक तो साइंस पूछ रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पूछ लेते हैं। ये 10th तक में भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रेब्स साइकिल दिया हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं। तो 3 स्टेप्स में निकलती है, ठीक है। पहला, ग्लूकोज से पायरुवेट बनते वक्त जब एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन होता है। उसके बाद दूसरा, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। और तीसरा, जब क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड बन रहा होता है। तो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ।
द फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी इज, ह्यूमन किडनी के अंदर की फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या कहते हैं? ए है ऑप्शन नेफ्रॉन, बी है न्यूट्रॉन, सी है न्यूरॉन, डी मोर इनन। तो ऑफकोर्स नेफ्रॉन कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी किडनी है, तो ये किडनी जो है छोटे 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 नेफ्रॉन से बनी हुई है, सेल्स से, तो इनके सेल्स को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ये सही रहेगा। इसी में वो ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल होता है जो फिल्टर करता है, और बाकी पूरा इसका आप डिटेल में अगर देखिएगा तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे एक बार में समझा पाना, बट एक फंडामेंटल यूनिट जो है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। इट विल बी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ओवर हियर। और न्यूट्रॉन जो है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये मास वाला पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज तो नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, नेगेटिव नो चार्ज होता है, लेकिन इसके अंदर मास होता है। न्यूट्रॉन का कोई रिश्ता नहीं है इससे, बायोलॉजी से। न्यूरॉन्स जो होंगे ये आपके नर्व सेल्स के फंडामेंटल यूनिट हो गए। नर्व सेल्स इनके बने होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स को जोड़ करके नर्व सेल्स बनते हैं, वैसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स को जोड़ करके किडनी बनी हुई है। ठीक है, तो सही जवाब है इसका नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इन ट्रैकीकार्डिया द हार्ट रेट बिकम्स, टैकीकार्डिया में क्या होता है? ये एक सिचुएशन है, ठीक है, हार्ट सिचुएशन, हार्ट कंडीशन है। ऑप्शन ए है स्लो, बी नॉर्मल, सी फास्ट एंड इन मोर देन वन एंड ई नन ऑफ द अबव। तो ये कंडीशन जो है ट्रैकीकार्डिया, ये कई बार फेटल हो सकती है, इसमें ज़िंदगी का खतरा हो सकता है। ये फास्ट हार्ट रेट की कंडीशन, मतलब जो 75 के आसपास का हमारा हार्ट रेट होता है उससे 2 गुना हो जाना या उससे 1.5 गुना हो जाना, 100 टाइम्स या 150 टाइम्स हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपके दिल की धड़कनों में दिक्कत है। नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग हार्ट रेट की बात कर रही हूँ मैं। रेस्टिंग हार्ट रेट अगर आपको बहुत बढ़ गया है तो आपकी हार्ट में अब नॉर्मलिटी फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं उस सिचुएशन को। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसको देख लीजिएगा, रिपीटेड है टैकीकार्डिया। ठीक है, TRE 2 में 1 में भी आया था। मूविंग अहेड फ्रेंड्स, एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनको कंसिडर करिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? चंद्रयान 3 इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्पेस मिशन ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन है विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर सेंट विद चंद्रयान 3 हैव नॉट परफॉर्म्ड देयर फंक्शंस प्रॉपरली। और तीसरा ऑप्शन है इंडिया इज एट 4th प्लेस इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट हैव लैंडेड द स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। तो पहला प्रश्न ऑप्शन ये काफ़ी सिंपल ऑप्शन है, देखते समझ में आ रहा है। तो ऑफकोर्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिशन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नॉट एन इम्पॉर्टेंट मिशन, ये गलत है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ इंडिया। फिर दूसरा है विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर, जिसको चंद्रयान 3 के साथ भेजा गया था, उन्होंने अपना काम नहीं किया। जी नहीं, उन्होंने बिल्कुल अपना काम किया है। लैंडर लैंड किया था, प्रज्ञान रोवर रोव किया है, और जो उसने इंप्रेशन बनाना था मून के ऊपर वो बनाया है रोवर ने अपने व्हील्स के थ्रू, जो उस पर दिया गया था मार्क बनाने के लिए, हमारा वो नेशनल एम्बलम मून पे बना हुआ है। और बाकी जो डेटा कलेक्शन के लिए गए थे वो कर रहे हैं, वो फंक्शन सारा कुछ ठीक हो रहा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। थर्ड है इंडिया इज एट द 4th प्लेस इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट हैव हैंडल्ड द स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। इंडिया चौथे जगह पर है उन देशों में जिन्होंने मून के ऊपर अपना स्पेस क्राफ्ट लैंड करवाया, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, येस। आफ्टर US, रशिया एंड चाइना, इंडिया इज़ द 4th वन। ठीक है, और साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंड करने वाला मून के भारत ऐसा पहला देश भी है। ये एडिशनल फैक्ट बता रही हूँ, तो सिर्फ ये ऑप्शन सही है। और ये पूछ रहे हैं कि अबव में से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो ओनली ऑप्शन 3 वाला क्या है? ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। और इस तरह से हमने फ्रेंड्स सारे के सारे साइंस के क्वेश्चंस जो भी 6 to 8 क्लास के एग्जाम्स हुए थे TRE सेकेंड में, 6 to 8 के सारे साइंस के क्वेश्चन को फिनिश कर लिया है। और मैं आगे 9th से लेकर के 12th वाले क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगी। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आ रहे हैं, और क्लास 1 to 5 की वीडियो डली हुई है, आप जाके देखिए। TRE 1 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लीज़ गो एंड वॉच, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया है ये TRE 3 के लिए, क्योंकि पहले तो 7 से एक्सपेक्टेड था, अब तो और डिले हो गया एग्ज़ाम। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक करिए, वहाँ आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियोज़ की। बहुत मदद मिलेगी आपको उससे अपनी तैयारी को मजबूत करने में। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जितना हो सके, स्प्रेड द वर्ड, ताकि BPSC की तैयारी एक आसान प्रोसेस हो सके। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।